हाँ जी, मेरे हाथ में है सीए इंटर ग्रुप 1 का पेपर जो आज आया था आपका। इस पूरे पेपर में से कितने मार्क्स का पेपर हमारी एबीसी कैटेगरी की लिस्ट से आया है जो कि मैंने बनाई थी। और एबीसी तो छोड़िए, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, पहले मैं ये बताता हूं आपको इस पेपर का मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है कि पेपर एवरेज था, अबव एवरेज था, इजी था या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वो दूसरा ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए कुछ अनाउंसमेंट है, जिनके पेपर खत्म हो गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और लास्ट में सीएमए इंटर वालों के लिए भी वो एक अच्छी अनाउंसमेंट है हमारे लिए। तो उस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। आपका कैसा पेपर हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जो भी आपने तैयारी की थी 9 महीने के दौरान आपका पेपर कैसा रहा। कुछ यहां से मेरे से हेल्प मिली है जहां से भी आपने तैयारी करी, ओवरऑल आपका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। मेरे पास एमसीक्यू भी है इस बार, इसका मतलब जो आज आपके एमसीक्यूज आए थे, कौन सा एमसीक्यू नंबर कौन से चैप्टर से था और कितने मार्क्स का था। और हमने जो एबीसी कैटेगरी की एनालिसिस बताई थी आपको, उसमें से 48 और 12 टोटल काउंट करोगे तो 67 मार्क्स का, मतलब 57। मैं यहां पे बता देता हूं इस पेपर में कहां से पेपर में आया है, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन वेरीफाई कराऊंगा कि कहां से पेपर आया और हमने क्या बताया था। 57 आउट ऑफ 60 मार्क्स, जिसमें से इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, और 40 में से पूरे के पूरे 40 मार्क्स का पेपर, जैसा कि जीएसटी में मैंने सिलेक्टेड कुछ चैप्टर मार्क्स किए थे, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर मैंने यहां पर मार्क किए थे, उनमें से पूरे 40 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाए होगे अगर आपने सिर्फ इतने ही पेपर किए होगे आपके ऑप्शंस को छोड़ के। और इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया था, यहां पर इनकम टैक्स में डिस्क्रिप्टिव पेपर में से 48 नंबर को जो आता है, 45 नंबर का पेपर वही आया है जो हमने ए कैटेगरी की लिस्ट में बताया था। और बी कैटेगरी को मैं यहां पर काउंट नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा भी 45 मार्क्स का यहां से आया है। और एमसीक्यूज आए हैं 12 मार्क्स के, सिर्फ इन्हीं चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह सब मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। मैं आ गया पेपर पे। जैसा कि कहा था कि पहला पेपर आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से आएगा, जो कि पीजीपीपी डोमिनेटेड क्वेश्चन था। कई बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करके गए होंगे वो फंस गए होंगे, जिनको आता होगा बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट वाला जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो ओवर वैल्यूड किए गए थे, जहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीन ओवर वैल्यूड, तो 15,000 से ओपनिंग और 20,000 से क्लोजिंग को ओवर वैल्यू किया गया था। इसका मतलब अगर आप ओपनिंग को ओवर वैल्यू करते हैं, इसका मतलब आपने खर्चे ज्यादा दिखाए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया होगा कम, तो इस 15,000 को करना था प्लस, और जो 20,000 रुपए दिखा हुआ है इससे आपको प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसे करना था आपको माइनस। आई होप आपने यही ट्रीटमेंट किया। इसी तरीके से इसमें कुछ ट्रांसफर है। पेपर खत्म होने के बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसका दिखाऊंगा। जैसे एक दो एंट्री और बता देता हूं मैं आपको। जीएसटी की जो पेमेंट है वो आपको एक्चुअल पेमेंट के बेस पे माइनस करना होता है। फिर उस क्वेश्चन में इसने कहा है कि इसमें डोनेशन इन्वॉल्व है। एक लैपटॉप परचेज किया था 60,000 का, जो तुमने परचेज में दिखा दिया उसको एड बैक करना है, उसका डेप्रिसिएशन देना है, मोर देन 180 डेज से यूज कर रहे हैं। कुछ आपने अमाउंट पे कर दिए 30,000 की, जो कि 10,000 से एक दिन में ज्यादा पेमेंट करोगे तो डिसअलाउड हो जाती है। उसके बाद इनकर गई है कुछ लॉस, डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और जो इसका लास्ट पार्ट था, ये जो प्रॉफिट एसरटेन करना था, ये तो आप करेंगे पीजीपी के क्वेश्चन की तरफ। और ये जो 115 बीएसी वगैरह जो यहाँ पर जितनी भी सारी लिस्ट है, ये मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जिन जिन बच्चों ने वो देखी होगी वो इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट तो करके जरूर आए होंगे। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं स्किप करके जाता हूँ जीएसटी में। मैं पहले आपको जो पेपर बताने वाला हूं वो बताऊंगा जीएसटी का। यहां पर आया सेक्शन बी, और सेक्शन बी का पेपर आपका कहां से आया ये मैं दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपके सामने पहले ही ये लिस्ट जारी की थी जिसमें एग्जेम्पशन चैप्टर, टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस और रिटर्न, बस इतने चैप्टर मैंने आपको करके जाने के लिए बोला था। ये है मेरे पास एनालिसिस, जरा ध्यान से देखिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट से मैंने कहा था कि हर बार पेपर आता है, आप जरूर करके जाइएगा। 6th का ए पार्ट, 7th का सी पार्ट, 8th का ए पार्ट, इतने मार्क्स के लिए आया, जिसमें टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 14 मार्क्स का पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव में से वो यहीं से आया। टैक्स इनवॉइस से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आया, 7th का ए, 7th का बी, 3 मार्क्स के लिए। और एमसीक्यू आए हैं आपके 3 क्वेश्चन, और एमसीक्यू में कौन से क्वेश्चन नंबर थे ये भी मैं आपको बता सकता हूं। जो बच्चे पेपर देके आए थे वो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ यही वाले एमसीक्यू नंबर थे और इतने ही मार्क्स के थे। काफी सारे बच्चों से मैंने वेरीफाई किया है इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन से एक सिंगल क्वेश्चन आया 8 का और पार्ट, कितने का, 5 मार्क्स का, और एमसीक्यू कितने मार्क्स का आया, 2 मार्क्स का। रिटर्न चैप्टर से हमारा 8 का बी पार्ट 5 नंबर का आया, और एमसीक्यू आया 1 नंबर का। फिर आया हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक भी क्वेश्चन नहीं आया आपका डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन मैंने आपको एनालिसिस में पहले ही बता रखा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है 4 से 5 या 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो उन्होंने इसको किसमें पूछा, सारे के सारे एमसीक्यू पार्ट में पूछा, और एमसीक्यू नंबर कौन सा था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 नंबर का सेकंड क्वेश्चन था आपका, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई से,
और एक ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है, इसकी भी कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में भी, सप्लाई के चैप्टर में भी, आईटीसी के चैप्टर में, पता नहीं कितने चैप्टर्स में यूज की जाती है। आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो मैंने कितने चैप्टर्स आपको बताए थे और वहां से कितना कितना पेपर आया देखिए। आप इन सभी को ऐड कीजिए, 14 मार्क्स, फिर 9 मार्क्स, ये होते हैं 23 मार्क्स, फिर आप इसको ऐड कीजिए 7 मार्क्स, कितने होते हैं 20, और ये 30 हो गए, और फिर उसके बाद 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, टोटल मिला के होते हैं आपके 40 मार्क्स। और पेपर आपका जीएसटी का आता है 40 मार्क्स का, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। और मैंने यहाँ पर सारे एमसीक्यूज लिख दिए हैं आपके सामने कि कौन सा किस चैप्टर से आया था। तो 40 नंबर के जीएसटी में से 40 आउट ऑफ 40 का वो बच्चा अटेम्प्ट करके आया होगा, जिसने बस ये सिलेक्टेड चैप्टर जो मैंने आपको समझाया था कि बस इतने ही करके चले जाइए तो आपका काम हो जाएगा, जिससे आप पूरी बात से एग्री करेंगे जिन बच्चों ने लिस्ट पहले देख रखी थी। ये बात थी जीएसटी की। अब आते हैं हम बात इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में मैंने ए कैटेगरी का एक बनाया था, ये है ए कैटेगरी। मैंने कहा था रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा पढ़ के जाना, और उससे पहले जो मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देता हूं उसमें टॉप पे लिखा था मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का जो क्वेश्चन आया है वो है सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट 3 नंबर के लिए और सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट 7 नंबर के लिए। क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिन बच्चों का मई 2024 में एग्जाम है वो भी इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और आईओएस। आईओएस का क्वेश्चन आया, थर्ड का भी 4 मार्क्स का, और सैलरी से भी फिर से क्वेश्चन आया। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर जो सैलरी आपने यहां पर लिखा हुआ है ये इतने मार्क्स के लिए आता है। तो देखिए कई सारे बच्चे ने बोला कि सैलरी हर बार नहीं आ रहा है। देखो 3 अटेम्प्ट में नहीं आया, एक बार आया, फिर 3 अटेम्प्ट में नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आ गया, लेकिन सर अब तो नहीं ही आएगा। लेकिन मैंने कहा पढ़ के जाइएगा, और मैंने इसको रखा था अपनी ए कैटेगरी में, और इंस्टीट्यूट ने फिर से आपसे ज्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जाते हैं इंस्टीट्यूट, और फिर से थर्ड का ए पार्ट में सैलरी का क्वेश्चन आपको दे दिया, जिसमें आपको एक्यूमुलेटेड लीव वगैरह के प्रोविजंस दिए हुए थे। उसके बाद आते हैं हम रिटर्न चैप्टर में। रिटर्न चैप्टर के अंदर आया फोर्थ का सी, कितने मार्क्स का 12 मार्क्स, ये तो 12 मार्क्स का नहीं, फोर्थ का सी 4 मार्क्स का। एडवांस टैक्स में मैंने आपको बोला था टीडीएस भी पढ़ के जाना, टीसीएस भी पढ़ के जाना, जरूर 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 पेपर में आएंगे। टीडीएस और टीसीएस दोनों के क्वेश्चन आए। हालांकि जिन कुछ बच्चों से मेरी बातें तो उन्होंने कहा सर टीडीएस और टीसीएस थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया। टीसीएस का क्वेश्चन जो सम था वो सिंपल था, टीडीएस का मैं आपकी बात मान सकता हूं 7 नंबर का, फिर भी टीडीएस और टीसीएस से यार टोटल इनकम का तो जो पहला क्वेश्चन था वो 14 मार्क्स का है ही। इन पूरे सभी मार्क्स को आप टोटल कर देते हो तो 48 का आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से 45 मार्क्स के पेपर, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, जिन बच्चों का पेपर नहीं था वो भी इसे चेक कर सकते हैं, और जिन बच्चों का पेपर था वो तो खुद से ही घर पे बैठ के वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इतने मार्क्स का पेपर आया था। ये आ गए हम इनकम टैक्स वाले पार्ट में। फिर आते हैं 12 मार्क्स के एमसीक्यू कहां से आए थे, तो मैं आपको एमसीक्यू दिखाता हूं इनकम टैक्स के। देखिए हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 8, मतलब एमसीक्यू नंबर 8 था, 2 मार्क्स का आया। फिर से हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि 2 क्वेश्चन आए हाउस प्रॉपर्टी से। मैंने कैटेगरी ए में हाउस प्रॉपर्टी को रखा था, ये रही हमारी एबीसी एनालिसिस। तो उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिया, देखो सैलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आया, आईओएस से डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आया, हाउस प्रॉपर्टी से आए 4 मार्क्स के एमसीक्यूज, मतलब 4 नंबर में उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का एमसीक्यू में पूछ लिया, और सिर्फ सॉल्व करना था। उसमें लॉस वगैरह की कुछ बातें थी जो उसमें पूछी गई थी। फिर जीटीआई का फिर से एक न्यूमेरिकल आया 2 नंबर का। डिडक्शन मैंने कहीं भी नहीं लगा था, तो जिन बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी होगी वो डिडक्शन छोड़ के आओगे, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, वैसे भी आप मार्क कर सकते हैं। कंपटीशन का फिर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए। कैपिटल गेन का एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया पीजीबी का, और रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन यहां पर भी आया। देखना जरा ध्यान से, मैं रेजिडेंशियल स्टेटस दिखाता हूं आपको। ये रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप 7 + 3 10 मार्क्स के लिए ऑलरेडी आ चुका है। और अगर मैं इसमें एमसीक्यू भी ऐड कर दूं, 2 नंबर के, तो आप बोल सकते हैं कि 12 मार्क्स का आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आया है, जिसको मैंने अपनी ए कैटेगरी की लिस्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप को इसी के साथ रखा था। इसका मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को टक्कर देता है आज की डेट में रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हालांकि कैटेगरी बी भी मैंने लिखा हुआ है, कैपिटल गेन, क्लबिंग, सेट ऑफ, सभी से क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करा रहा हूं कैटेगरी ए के सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट यहां से मिला होगा। सुपर 30 और सुपर 40 की सीरीज में क्वेश्चन मैच कराना टैक्स में एक मतलब बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जो मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे रहा हूं पहले आप उसे रिवाइज करिए। सुपर 30 और सुपर 40 टैक्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ना कि आप उससे अमाउंट मैच कर सकते हैं। हालांकि 1-2 एडजस्टमेंट सैलरी वगैरह की अगर मैं दिखा दूंगा, देखो इसमें भी अनएक्यूमुलेटेड लीव है, इसमें भी एक्यूमुलेटेड लीव वाला पॉइंट है, तो वो एक अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन होगी। मैं एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं आपको, फिर मैं बात करूंगा ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए और कुछ सीएम में इंटर वाले बच्चों के लिए जो कुछ बात बोल रहे थे मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका सेकंड का ए पार्ट, जो कि था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस से। आपसे पूछा गया था इनकम एक्रू और राइज होती है या नहीं होती है। देखिए हायर चार्जेस पे किए आपने, आउटसाइड इंडिया पे की है, मशीनरी जो है इंडिया में है, बताइए कैसे में एक्रू और राइज वाला पॉइंट, कुछ भी डाउट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे में
सिनेमेटोग्राफी फिल्म जो है इंडिया में, ये आईसीआई का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कैपिटल गेन ट्रांसफर हो रहा है जिसमें हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में ही सिचुएटेड है, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अलाउंस देते हैं गवर्नमेंट के सिटीजन को, तो इसको मान लिया जाता है डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया। हालांकि वो सर्विसेज आउटसाइड इंडिया देता है, लेकिन मान लिया जाता है कि वो सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, इसे डीम्ड मान लेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली चीजों में बताया। पास फॉरेन अनटैक्स इनकम को अगर आप लाते हैं तो उसको डीम्ड नहीं मानते हैं। गिफ्ट अगर मिला है नॉन रेजिडेंट को ऑन मैरिज, लेकिन इंडिया में हुआ है, तो क्या इसे डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसमें हाँ या ना बताने के आपको 6 में से 3 नंबर मिलेंगे। और इसमें क्या उन्होंने रीजन पूछा है? स्टेट, बस बताओ यस और नो वेदर फॉलोइंग ट्रांजिट कैन बी ट्रीटेड इन इंडिया और नॉट, मतलब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपको लिखना था और पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में फिर से देखिए जरा ध्यान से, स्टेट वेदर फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर, क्या टैक्स लगेगा? इंटरेस्ट मिला है आपको डेवलपमेंट बॉन्ड पे, 1/3 इंडिया में रिसीव हुआ है, मतलब स्कोप का क्वेश्चन है। तो अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है मतलब और नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा? तो अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ 1/3 जो इंडिया में मिला है वो लगेगा, बाकी केस में फुल अमाउंट लगेगी। नॉन रेजिडेंट से मिला है, रॉयल्टी रिसीव हुई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा एक बार ग्रुप 2 के पेपर खत्म हो जाने के। जैसे ही आप बोलेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन। उसके बाद कैपिटल गेन का ये एक सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसमें आपको सिंपल कैपिटल गेन निकालना था और बताना था। और ये जो क्वेश्चन था वो अमाउंट अनयूटिलाइज अगर रह जाए आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से, मतलब एग्जेम्पशन डोमिनेटेड क्वेश्चन था ये। देखिए एक कंपनी है, उसने 10 लाख रुपए के अनलिस्टेड शेयर दिए हैं जो इस तनेदारी को खरीदे थे, कंसिडरेशन ये पी गई थी, ब्रोकरेज वगैरह ये है। आर्यन ने डिपॉजिट किए 5 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 15/6 से पहले, मतलब डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले। तो क्या इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटीज वगैरह वाले केस में 6 मंथ्स का टाइम होता है, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद उसने कुछ ही पैसे विड्रॉ किए हैं, तो जितने पैसे विड्रॉ किए हैं उतने का मिल जाता है, और जितने पैसे आपके अनयूटिलाइज रहते हैं जैसे ही टाइम एक्सपायर होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म जैसा भी था उसे एज इट इज टैक्सेबल मान लिया जाता है। तो आपसे अमाउंट भी पूछी थी और आपसे अगर अमाउंट जो अनयूटिलाइज रह जाएगी उसकी ट्रीटमेंट भी पूछी थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं और कहाँ से आए थे। ये सैलरी वाला, मतलब सैलरी डोमिनेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बोल सकते लेकिन सैलरी डोमिनेटेड क्वेश्चन था। देखिए एवरेज सैलरी उसे रिसीव हुई है, बता दिया आपको 10 महीने वाला पॉइंट, सर्विस इतने साल की है, लीव एंटाइटलमेंट फॉर सर्विस 45 दिन है और लीव अवेल्ड इन सर्विस 90 डेज है आगे, और लीव एट द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो 18 महीने। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फटाफट से आगे जल्दी। उसने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मिले, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इतना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इतना है, और आपको टोटल इनकम निकाली है, जिसमें ये सैलरी डोमिनेटेड क्वेश्चन था। तो जिसको सैलरी आती होगी वो इसका क्वेश्चन बड़े प्यार से करके आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ये आया आपका क्वेश्चन सेट ऑफ से, मैंने इसके मार्क्स ऐड नहीं किए हैं, हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो एबीसी एनालिसिस में नेक्स्ट जो बी कैटेगरी थी इसमें मैंने सेट ऑफ लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम सिर्फ आज जो है ए कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आगे चले हम क्वेश्चन के अंदर। ये आपको 80G की डिडक्शन वाला क्वेश्चन है, सिंपल है ये 50% वाला, और एक में एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है वो आपको समझानी है इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन था आपका टीसीएस का, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर टीसीएस मुश्किल आया, जी नहीं, ये थ्योरी क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिटर्न का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, तो रिटर्न के क्वेश्चन से टैक्स रिटर्न प्रिपेयर वाला जो है वो क्वेश्चन आया है। आई होप इसे आप करके आए होंगे, या तो आप इसे थ्योरी क्वेश्चन को टीसीएस को कर सकते थे या रिटर्न को कर सकते थे, और यहाँ पर आपका पेपर हो जाता है खत्म। फिर आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी का जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें फिर से जैसे मैंने बताया था आपको नेट मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है, और एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आउटवर्ड की डिटेल दी हुई है, इनवर्ड की डिटेल दी हुई है, और आपको रेट बता के दिए हुए, रिवर्स चार्ज वगैरह के प्रोविजन आपको इसमें ध्यान से रखने हैं कि वो लायबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालिए जिसमें पे करना है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था। कंसिडरेशन ये मैंने चेक नहीं किया था, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर डाउन फॉर द मंथ ऑल द अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेदर एप्लीकेबल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, इसको मैंने नहीं देखा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी क्वेश्चन आया था, जो कि हमारी लिस्ट में क्या हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई पे इंपॉर्टेंट मार्क किया था, आंसर इज यस। हालांकि ऑप्शन में भी आता है तो चलो इसलिए मैंने काउंट नहीं किया होगा। उसके बाद आपको बताना है कि सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मतलब इस सप्लाई चैप्टर से है, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट ई वे बिल, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में होता है, सारे टीचर्स बताते हैं कि ई वे बिल वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ई वे बिल का टॉपिक मिल जाएगा, अभी हम उसे नहीं खोल रहे हैं। लेकिन ई इनवॉइस क्योंकि इसमें अमेंडमेंट थी तो आप पढ़ के गए होगे, आई होप। ई इनवॉइसिंग में अमेंडमेंट थी, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने ओपिनियन मांगा है आपसे किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट को क्या यूज कर सकते हैं हम। तो मेरा आंसर है इसमें नहीं, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि पेनल्टी वाला जो टैक्स है जो असेसिंग ऑफिसर बताता है उसको आप आईटीसी के लिए सिर्फ आउटवर्ड लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। पता नहीं आप क्या लिख के आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ब्रीफली एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन फॉर इनपुट टैक्स नॉन पेमेंट के लिए। जब आपको पता होगा कि सप्लायर अगर पेमेंट ना भी करे तब भी आईटीसी क्लेम हो जाता है प्रोवाइड वो गवर्नमेंट को पे कर दिया हो रिसिपेंट ने। लेकिन अगर वो सप्लाई जो रिसिपेंट है वो पेमेंट नहीं करता है, मतलब सप्लायर की पेमेंट नहीं मिलती है उसको, तो 180 डेज के बाद उसको रिवर्सल कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब भी पेमेंट होती है उसे दोबारा से आईटीसी मिल जाता है। ये सारे प्रोविजन आपने पढ़े होंगे। यही उन्होंने बोला है कि नॉन पेमेंट के केस में क्या होगा, और अगर री अवेल कर देंगे तो मतलब दोबारा से अवेलमेंट करनी होगी तो क्या होगा, जैसे ही वो पेमेंट कर देगा तुरंत उसको मिल जाएगा। फिर से रजिस्ट्रेशन से एक थ्योरी क्वेश्चन था कि कैंसिलेशन के प्रोविजन बताने हैं आपको कि रिवोक कैसे किया जा सकता है जो प्रॉपर ऑफिसर लेता है सो मोटो बेसिस पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका आया रिटर्न चैप्टर से, और ये हो गया आपका पूरा पेपर समअप। इसका पूरा डिटेल्ड एक एक सॉल्यूशन कहाँ से आया, का मतलब कितने आंसर इसमें आना चाहिए, तो वो आपको जस्ट ग्रुप खत्म होने के बाद ही मिल जाएगा। अगर आपको इसके सॉल्यूशन जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ मुझे इसके सॉल्यूशन जल्दी चाहिए, तो मैं इसके सॉल्यूशन जो ग्रुप 1 के हैं कॉस्ट, लॉ और टैक्स के जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करके दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि ग्रुप 2 के पेपर खत्म होने से पहले चाहिए या खत्म होने के बाद चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, और ये जरूर बताएंगे आप कि आज आपका पेपर कैसा हुआ, और जैसा भी आप वो ऑनेस्ट रिव्यू आप मुझे बताएंगे ताकि मैं बाकी बच्चों से भी डिस्कस कर सकूं कि सबकी राय क्या यही है या नहीं। एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, आपके पास क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू वाला तो नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे देखे हैं उनको तो समझ में आता ही होगा। अब मैं आता हूँ ग्रुप 2 वाले बच्चों की तरफ, ध्यान से देखिए। ग्रुप 2 नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है एडवांस अकाउंट्स। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। एडवांस अकाउंट्स ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ चुके थे पेपर खत्म होने के बाद, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे खाली सिंगल ग्रुप दे रहे हैं कि हाँ सुपर 30 सुपर 40 और जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उससे काफ़ी हमारी हेल्प हुई और आपको एडवांस अकाउंट्स की वीडियो भी बनानी चाहिए। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इनकेस अगर मुझे एडवांस अकाउंट्स की बनानी पड़ी तो मैं क्या आपको बना के दूंगा, जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको दे दूंगा पेपर एनालिसिस बनाकर पूरा, फर्स्ट चीज़, और दूसरी चीज़ मैं आपको दे दूंगा ABC कैटेगरी, जो मुझे लगती है कि ठीक है। मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन आपको इसके एनालिसिस वीडियो में ज़रूर दे दूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंट समझ के खुद अपने लिए, क्या मैं नहीं दूंगा वो भी बता देता हूँ। पेपर एनालिसिस और ABC कैटेगरी में आपको दूंगा, और जो हमारी सुपर 30 या 40 सीरीज़ होती है वो एडवांस अकाउंट्स में इन डिटेल, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो इनकेस अगर ये चाहते हैं आप कि सर ऐसा एनालिसिस की कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में कितने नंबर के लिए आया, और जो ABC कैटेगरी है एडवांस अकाउंट्स के अंदर, अगर ग्रुप 2 वाले बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हाँ आपको इन सारी चीज़ों से भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल सुबह 12 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, तब तक आप अपने हिसाब से रिवीजन तो कर ही सकते हैं। अगर आप ऐसा मुझे बोलेंगे कि मुझे रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें सारे पेपर एनालाइज करने पड़ेंगे, चैप्टर के नाम लिखने पड़ेंगे, जैसा कि हम टेक्स्ट पेपर के एनालिसिस में करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया, उसी के बेस पे हम बनाते हैं ABC लिस्ट। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कि एडवांस अकाउंट्स की क्या आपको चाहिए, तो मैं एडवांस अकाउंट्स के लिए ट्राई कर सकता हूं। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिन बच्चों के पेपर खत्म हो चुके हैं वो एक स्ट्रेटेजी बनाइए अपने लिए कि अच्छे गए हैं तो पास होंगे तो अगले 2 महीने क्या करेंगे, और अगर गड़बड़ गए हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक पे किसी भी तरह की आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पेपर से पहले क्या करें, रिजल्ट से पहले क्या करें, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको बस कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखना है कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। फिर लास्ट में मैंने बोला था CMA वाले बच्चों के लिए भी, कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर CMA के लिए भी आपको ऐसा करना चाहिए। तो जो CMA वाले बच्चे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको वीडियो चाहिए। अगर मुझे मेजॉरिटी बच्चे लगेंगे कि हाँ CMA वाले बच्चे भी चाहते हैं ऐसी स्ट्रेटेजी अपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 के पेपर के एनालिसिस के लिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर आप वीडियोस बनाइए। मुझे अगर लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नीड है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर रही होंगी आपको। जिनके भी ग्रुप 1 के पेपर थे, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आज पेपर खत्म हो गए हैं, अपने आप को आराम दीजिए, एंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में मत लग जाइए। थोड़े दिन के बाद जब मैं सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा हर एक पेपर के,
तब आप एनालाइज करिएगा कि हाँ आपने पेपर में कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। सॉल्यूशन वीडियो से ही आपको सजेस्टेड आंसर के वेट नहीं करना पड़ेगा या रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्या आपका रिजल्ट आएगा या किसके हिसाब से। आप उस सजेस्टेड आंसर जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उससे ही आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और उसी के साथ में वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पेपर खत्म होने के बाद। तो ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, आपको बताना है कि क्या आपको ये चीज़ चाहिए। जो चीज़ें दे सकता हूँ मैंने बता दिया, जो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाएंगी। बाकी ये जो लास्ट 4 से 5 दिन गए हैं बड़े बेहतरीन गए हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन करके, बच्चे की हेल्प करके काफ़ी अच्छा लगा। आपकी भी अगर हेल्प हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।